नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत 3 आईपीएस के ट्रांसफर हुए हैं। अयोध्या एसपी पंकज कुमार को प्रयागराज भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हुए हैं बड़े तबादले। 3 आईपीएस के ट्रांसफर किए गए हैं। तो योगी सरकार ने 3 आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं। अयोध्या एसपी सुरक्षा पंकज कुमार को पुलिस उपायुक्त प्रयागराज बनाया गया है। लखनऊ से एसपी अधिसूचना नीरज पांडे को भी प्रयागराज में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। वहीं आशुतोष द्विवेदी को प्रयागराज कमिश्नरेट से एसपी अधिसूचना लखनऊ बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार ने 3 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर किए हैं। अयोध्या एसपी सुरक्षा पंकज कुमार को पुलिस उपायुक्त प्रयागराज बनाया गया है। लखनऊ से एसपी अधिसूचना नीरज पांडे को भी प्रयागराज में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। वहीं आशुतोष द्विवेदी को प्रयागराज कमिश्नरेट से एसपी अधिसूचना लखनऊ बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, योगी सरकार ने 3 आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है या फिर कुछ विशेष है इसमें? देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो जारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त जो है नाराज नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो उनका ये एक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये 3 आईपीएस इन्होंने चेंज किए, हालांकि लगातार इसे पूर्व में भी कई उन्होंने आईपीएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए थे। तो ऐसे में ये कानून व्यवस्था को लेकर एक बेहतर तो जो सख्त नजर आ रहे हैं जो है योगी आदित्यनाथ, तो इससे कहीं ना कहीं बेहतर कानून व्यवस्था की अपेक्षा की जा सकती है। बिल्कुल। और राशि, देखिए, 3 आईपीएस में से 2 आईपीएस ऑफिसर को प्रयागराज भेजा गया है। जी बिल्कुल। देखिए, प्रयागराज में जिस तरह से अभी कानून व्यवस्था की हम बात करें तो लगातार वहां की कानून व्यवस्था को की शिकायतें लगातार आ रही थी। ऐसे में जो 2 आईपीएस उन्होंने भेजा है उसको लेकर और आने वाला जो कुंभ का मेला है उसको लेकर भी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो ट्रांसफर है वो कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्व है। और ऐसे में लगातार अभी और भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो लिस्टें हैं वो भी देर शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी कर देंगे। बहुत शुक्रिया राशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो योगी सरकार ने 3 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर किए हैं। अयोध्या एसपी सुरक्षा पंकज कुमार को पुलिस उपायुक्त प्रयागराज बनाया गया है। वहीं लखनऊ से एसपी अधिसूचना नीरज पांडे को भी प्रयागराज में पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। आशुतोष द्विवेदी को प्रयागराज कमिश्नरेट से एसपी अधिसूचना लखनऊ बनाया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। गंगा यमुना उफान पर है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंगा यमुना उफान पर है। कई नदियों में जो पानी है वो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। इस वजह से प्रशासन भी कहीं ना कहीं सतर्क हो गया है। तो यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। गंगा यमुना उफान पर है। तो वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच चुका है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब जो जलस्तर है वो नदियों में बढ़ता जा रहा है। 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। गंगा यमुना उफान पर है। तो वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में की जो सीढ़ियां हैं वहां पर भी पानी जो है वो पहुंच चुका है। हमारे साथ जालौन से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं, वहीं गंगा यमुना जो है वो भी उफान पर है। तरीके से
आसमान से बारिश जो है हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने से जो मैदानी स्तर है वहां पर जलस्तर जो है बढ़ना शुरू हो गया। अगर बात करें यमुना और बेतवा की तो लगातार जो इनका जलस्तर है बढ़ रहा है और लोगों का आम जनजीवन जो है अस्त-व्यस्त होता जा रहा है। लगातार यूपी की अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात जो है वो बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चीज को लेकर के चिंतित हैं और अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि जहां पर भी बाढ़ की स्थिति है उसको निपटने के लिए समुचित इंतजाम किए जाएं। अगर बात करें जालौन की तो जालौन में भी लगातार जो है बारिश हो रही है और लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। जी रोहित। आशीष, तो क्या तैयारी नजर आ रही है? क्या जो नदी के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, जो गांव है, तो क्या उनको वहां से हटाया जा रहा है, कहीं और भेजा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था नजर आ रही है? बिल्कुल, आपको बताने लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, इससे पहले से ही जो है जो आसपास के नदियों के इलाके के क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की और बाढ़ की संभावना होती है वहां पर जिला प्रशासन की मदद से वहां के लोगों को विस्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा चिन्हित कर लिया गया है कि बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं ताकि अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर किस तरीके से लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाया जाए। इसके अलावा जो नदियों के किनारे जो गांव बसे हैं जिन पर थोड़ा सा ही जलस्तर बढ़ने पर जो प्रभावित होती हैं उनको भी विस्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लगातार निश्चित तौर पर जो है प्रशासन इसको लेकर के अलर्ट नजर आ रहा है और ये साफ तौर पर सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी प्रकार की स्थिति में प्रशासन जो है बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी आशीष, कितने लोगों पे इस बाढ़ का असर पड़ रहा है? अगर मैं आंकड़ों से समझना चाहूं तो कितने लोग हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं आपके जालौन में? जालौन की बात करें तो जालौन में फिलहाल पलायन की स्थिति तो अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ अलर्ट के तौर पर जो है कि अगर वर्तमान हम वाटर लेवल की बात करें, चाहे वो बेतवा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, फिलहाल खतरे के निशान से भी नीचे बह रही है। अभी ऐसी स्थिति जालौन में पैदा नहीं हो रही है, लेकिन लगातार जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, ये एक चिंता का विषय है। पलायन की स्थिति की बात करें तो गाँव जहाँ पर ज्यादातर जो गांव जो है लगभग अगर बात करें तो लगभग 25 से 30 ऐसे गांव हैं जो नदियों के किनारे पड़ते हैं। इनको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। वहां पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। उनको इस हिसाब से निर्देश दिए गए हैं कि अगर बाढ़ की स्थिति में उनको 24 घंटे पहले निर्देश दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें। जी बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। कई जिलों में जो बाढ़ के हालात हैं वो दिख रहे हैं। कई नदियां जो है वो उफान पर है, तो वहीं गंगा यमुना नदी भी उफान पर है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों पर भी पानी भर आया है। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। गंगा यमुना उफान पर है, तो वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सीढ़ियों पर भी पानी भर आया है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई लोगों को पलायन भी जो है वो करने को लोग मजबूर हैं। मेरठ जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जागृति विहार में आरोपी ने पीड़ित को खुद को पुलिस बताकर पहले झांसे में लिया, उसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 की ठगी की। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई की जा रही है। एक यहाँ पे पुलिस वाले हैं, रहते हैं कालीगढ़ी में, नीरज कुमार नाम है इनका, बागपत में इनकी ड्यूटी है। जो मुझे पता लगा है इन्होंने मेरे साथ 50,000 का फ्रॉड करा है। मुझे नौकरी के लिए पैसे लिए हैं इन्होंने बिजली विभाग में लगाने के लिए। अच्छा, फिर कब लिए थे ये? सर मुझसे फरवरी में पैसे लिए थे। हर महीने यूँ कहते मेरी तनख्वाह जाएगी, मैं पैसे दे दूंगा, मेरे पे नौकरी नहीं लग पा रही। अच्छा, तो आज कैसे पकड़ गए ये लोग? ये आज हमने तो लोकेशन बहुत सारी लोकेशन डाल रखी थी कि कोई ना कोई जैसे अपने भाईचारे होते हैं बताते हैं। ये आज एक फ्रॉड में और पकड़े गए हैं। उस फ्रॉड के चक्कर में पकड़े गए हैं। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भैया वहाँ पे उन लोगों को पकड़ा गया है। तो मैं वहाँ आया और वहाँ पे मैंने भी पुलिस थाने में आके इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो इसमें इन्होंने कोई लिखित में भी दिया हुआ है आपके पास? हाँ जी, नोटरी है 50,000 रुपये लिखित में है, पैन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ लगा हुआ है, इनके साइन है। लोगों ने फ्रॉड कर रखा, 3-4 लोगों ने पकड़ा। इन्होंने फ्रॉड कर रखा है। मनसा देवी रोड पे अभी हमें पता चला था, वहाँ भीड़ लग रही थी, तो वहाँ मौजूदा हमने देखा ये आदमी वहाँ था जो इस हमारा वो था वक्स का दूसरा पार्टी का आदमी, जिसने इससे 50,000 रुपये बिजली विभाग के नौकरी विभाग के लिए लिए थे। वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ जाके भीड़ लगी हुई थी। हमने भी अपना घेराव किया 4 लोगों को लेकर। यहाँ हम इस मुद्दे पे थाने में अपनी तहरीर देने। एक यहाँ पे पुलिस
झांसी के कोतवाली इलाके में स्थित एक जिम के ट्रेनर ने वहां आने वाली महिला को एनर्जी ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। ट्रेनर अश्लील वीडियो दिखाकर महिला को ब्लैकमेल करने लगा। महिला ने बताया कि अभी तक वह 10,50,000 रुपए ऐंठ चुका है। महिला ने ब्लैकमेलर से प्रताड़ित होकर मामले की शिकायत डीआईजी से की और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने जिम ट्रेनर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सबूत के आधार पर पड़ताल की जा रही है। सारे पैसे गहने मुझसे ले लिए ब्लैकमेल कर करके। मुझे मैं जिम जाती थी तो मेरे ड्रिंक में उसने कुछ नशीले पदार्थ मिलाए जो उसने मुझे पिलाया, तो फिर मुझे उसका होश नहीं रहा। जिम है ये अपना पचकुइया चौराहे पे, गोइंका पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में। कब वहीं मुलाकात हुई थी क्या आपकी? जी हाँ, वहीं मुलाकात हुई थी। उसके बाद उस जिम ज्वाइन कर लिया था तो वो मुझे वही ट्रेनिंग देता था 9 बजे से। तो उसने मेरे ड्रिंक में, वो जो ड्रिंक उपलब्ध कराता था उसमें उसने कुछ मिलाया, उसको उसने मुझे पिलाया, तो फिर मुझे होश नहीं रहा उसका। उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वीडियो बनाया। उस बिना पे वो मुझे जब से लगातार ब्लैकमेल करता रहा है और अभी तक उसने जुलाई तक ब्लैकमेल किया है। कितना पैसा ले चुका है? 10.5 लाख तकरीबन। सारे जेवर, मेरा सोने का हार, चूड़ियाँ, कान के 3 झुमके हैं और पायल, कमर पेटी, कब से ब्लैकमेल कर रहा है? जुलाई। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को अभी बताया जुलाई में। थाना क्षेत्र कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने जिम ट्रेनर पर आरोप लगाते हुए तहरीर दिया था कि जिम ट्रेनर के द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया है। उसके आरोपों के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। खबर कुशीनगर से है, जहां घर के पीछे धान के खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर एसपी, सीओ, फोरेंसिक टीम सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहे। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये घटना कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के परसौना खुर्द की है। थाना कुबेर स्थान को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि रामाशीष मदेशिया पुत्र भागवत मदेशिया उम्र 40 वर्ष जो कि परसौनी खुर्द के निवासी थे, उनका शव प्राप्त हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है और पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी किसी प्रकार की महोबा के सालट जंगल में खुलेआम जुए का खेल चल रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे हैं, जहां लाखों का दांव लगा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस वीडियो के वायरल होने पर जुआड़ियों की तलाश में लग गई है। शामली जनपद के गांव झाड़खेड़ी में चोरों ने अधिवक्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए हजारों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात और लाइसेंस की बंदूक चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना का निरीक्षण करते हुए जल्दी खुलासे का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि एडवोकेट अवधेश सैनी अपने परिवार सहित छत पर सो रहा था, तभी चोरों ने मौका पाकर रात्रि में घर के गेट का ताला तोड़कर घर में घुस गए। रात में हम लोग ऊपर सोए हुए थे कमरे में, और सुबह जब हमारी मैडम 4:15 बजे करीब में आई यहाँ नीचे, तो उन्होंने देखा कि सामान कुछ बाथरूम जैसे वो गई, तो सामान बाथरूम में बिखरा पड़ा हुआ था। बिखरने के बाद फिर उसने कमरे पे चेक करे तो कमरे में सारा सामान खुले हुए थे। कमरे, अलमारियाँ सब खुली हुई थी, ताले टूटे हुए थे अलमारियों के, और जो सोने चांदी के जेवरात थे वो सब गायब थे, और एक DBBL जो बंदूक है वो भी। जेवर 40 और 45 को लगे थे सोने के। जी सब चांदी भी ऐसे है 2 किलो करीब। पुलिस को तहरीर दे दी है। हमने 112 नंबर पर सुबह फ़ोन किया। पुलिस जो है जब 5 मिनट बाद में पुलिस आ गई थी, जब तुरंत ही। आप झाड़खेड़ी में आए हैं, क्या मामला है?
आज दिनांक 10/8/2024 को थाना कैराना के अंतर्गत एक ग्राम है झाड़खेड़ी, वहां से एक नकबजनी की सूचना मिली थी। तो मौके पर थाना कैराना की पुलिस और उच्च अधिकारी को द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। यहां अवधेश सैनी और फारूक अब्दुल्ला के घर जो है नकबजनी हुई है। इनके कुछ गहने और नकदी गए हैं। अवधेश सैनी के यहाँ से एक DBBL बंदूक भी, लाइसेंसी बंदूक थी, उसकी भी चोरी की गई है। इसमें जो है जो अवधेश सैनी और फारूक हैं उनसे जो है एक तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में भी उसको पंजीकरण करके उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है। बैठक में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे, वहीं जिला अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली है। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है। तो वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली है। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है। बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल रहे, वहीं उपचुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष शामिल रहे। वहीं बैठक में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई और रणनीति जो है वो बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष जो है वो शामिल रहे। वहीं बैठक में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक ली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, विधानसभा उपचुनाव से पहले मायावती का ये बैठक कितना अहम हो जाता है? आज बिल्कुल रोहित, प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को मायावती ने इस बैठक में बुलाया था और इस बैठक में उन्होंने एक खासा एक निर्देश जारी किया है। उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना था, जो जिस तरह के जो जमीन के स्तर पर आप उतरिए, वहां पर लोगों से संवाद बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं से मायावती को भी लगने लगा था कि जो है जो एक समय में जो बसपा सरकार के पास जमीनी स्तर पर काफी मजबूत संख्या हुआ करती थी, आज वो नहीं है। तो इसको लेकर एक अहम बैठक देखा गया और जिस तरह से लोकसभा का जो विधानसभा का जो उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर, इस पर मायावती लगातार अब इस पर नजर बनाए रखे हैं। और ऐसे में इस बैठक में जिस तरह से उन्होंने कई मुद्दे जो अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को उन्होंने कहा है कि जनता के बीच जाइए, आरक्षण मुद्दा से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार लेकर इस तरह के तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, उन्होंने अपने पार्टी बैठक में उन्होंने सभी अपने पदाधिकारियों को कहा है, इस बातों को लेकर जनता के सामने उतरिए और जनता के सामने एक बेहतर छवि बनने का प्रयास करिए, जिससे कि जो उपचुनाव है उनकी 10 की 10 सीटों पर जो चुनाव हम लड़ाएंगे, उसके बाद वहां से जीत हासिल की जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक का जिस तरह से पदाधिकारी है किस तरह से निर्देश आज्ञा का पालन कर पाते हैं और किस तरह से जमीनी स्तर पर उतर के लोगों से संवाद बना पाते हैं। बिल्कुल। और राशिद, देखिए जिस प्रकार से लोकसभा में प्रदर्शन रहा था वो बेहद खराब रहा था। कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी लगातार घटा है। तो पार्टी की तरफ से ये भी कोशिश की जाएगी कि जो वोटिंग परसेंट है उसमें भी इजाफा आए और जो दलित, जो पिछड़े वर्ग के जो वोटर्स हैं, वो जो पार्टी से लगातार पीछा छुड़ा रहे हैं या फिर मैं ये कहूँ कि पार्टी से दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी वापस लाने की कोशिश की जाएगी। अजय, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरह से 2 बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव की हम बात करें, तो जिस तरह से करारी हार उत्तर प्रदेश में मायावती को देखने को मिली है, तो ऐसे में लगातार मायावती सारे हर एक पैतरे अपना आजमाएंगे। अब कहीं ना कहीं जो दलित वोट था वो मायावती के पास, जो मुस्लिम वो भी मायावती का, और इन वोटों को साधने के लिए मायावती तमाम ऐसा प्रयास करेंगी। और ऐसी आज बैठक में जो निर्णय लिया गया है, इन मुद्दों को लेकर खास बात की गई है। और लगातार आए थे जो बूथ अध्यक्ष तक के लोग कार्यकर्ता और वहां पर होंगे, उनसे सभी से सवाल करके इस चीज पर बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने अहम बैठक ली है। बैठक में कई पदाधिकारी शामिल रहे, कई जिला के अध्यक्ष जो हैं वो भी बैठक में शामिल रहे और बैठक में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई, रणनीति बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले मायावती का यह बैठक काफी अहम हो जाता है। लोगों की लगातार समस्याओं को लेकर पुलिस प्रशासन और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जरिए चलाई जा रही है मुहिम के दौरान आईजीआरएस निस्तारण मामले में जनपद रामपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद के 17 पुलिस थानों में से 15 थानों को टॉप रैंक प्राप्त हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समस्त थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण करने के लिए मौके पर जाकर उनकी समस्याओं के निस्तारण का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में जनपद को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समस्त थानाध्यक्ष क्षेत्राधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण के लिए मौके पर जाकर के उस समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में जनपद को प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमारे शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से फीडबैक लेने की भी व्यवस्था है। प्रत्येक आवेदक से उसके शिकायत या जो भी समस्या रही है उसका समाधान के जो प्रयास किए गए हैं मौके पर जाकर के उसके संबंध में उससे फीडबैक प्राप्त किया जाता है और उसकी संतुष्टि के उपरांत ही उसकी समस्या का निस्तारण किया जाता है। जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से समस्त थानाध्यक्ष क्षेत्राधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण के लिए मौके पर जाकर के उस समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में जनपद को प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमारे शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से फीडबैक लेने की भी व्यवस्था है। प्रत्येक आवेदक से उसके शिकायत या जो भी समस्या रही है उसका समाधान के जो प्रयास किए गए हैं मौके पर जाकर के